कि एक बहस चल रही है कि 7 शेड्यूल की आवश्यकता अब कितनी है, क्योंकि अब जो तीसरे स्तर की जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, पंचायती व्यवस्था और नगर पंचायत की, वो आज भी उतनी मजबूत नहीं हुई है व्यवस्था के स्तर पे। और हाल ही में 26 नवंबर को एएसजी वेंकट रमणी ने कहा कि ग्राम न्यायालय भी होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस समय ग्राम व्यवस्था में जितनी बदलाव होनी चाहिए थी एक व्यवस्था के रूप में, उतनी नहीं हुई? दूसरा, इसमें क्या 7 शेड्यूल में स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर शेयरिंग है वो उसके कारण से गाँवों को अभी भी अपने नियम कानून बनाने का अधिकार नहीं दे रही? संविधान जब बन रहा था उसी समय पंचायत का प्रश्न आया था, इसको हम सब लोग जानते हैं। और बहुत माथापच्ची के बाद जो है कुछ मैं कह सकता हूँ कि छिछालेदर भी हुई थी संविधान सभा के नेतृत्व की, कि आप इस विषय को भूल कैसे गए। लेकिन एक नीति निर्देशक तत्व में वो हिस्सा डाल दिया गया, शायद 40 से लेकर के 51 तक है। तो अब 73वें और 74वें संविधान संशोधन से अंततः पंचायतों का निर्माण हुआ है। देर से ही सही शुरुआत हो गई, और वो मेरा ख्याल है कि 94 में 24 अप्रैल से वो लागू हुआ। तो ये जो पंचायत प्रणाली लागू हुई है उसकी शुरुआत अच्छी है, उसके अनुभव अच्छे होने चाहिए, लेकिन वो है नहीं। और इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक राज्य तंत्र के भीतर पंचायत का महत्व समझा नहीं जाता, तब तक संविधान में संशोधन कर दीजिए, कानून बना दीजिए, तो कानून अपनी जगह रहेगा, लेकिन उसका जमीन पर उतरना बड़ा मुश्किल है। और यही हो रहा है। चूँकि कि मेरी दिलचस्पी है इस विषय में, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरा और हमारे जैसे बहुत लोग हैं, उनको और जो लोग भी दरअसल देश के पुनर्निर्माण के बारे में सोचते हैं, वो उसकी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, उन सब लोगों की ये राय है और होनी भी चाहिए। और बड़े विद्वानों ने भी, खास करके धर्मपाल जी ने, और अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ और विद्वान उस दिशा में सोच रहे हैं। उन सब लोगों की ये सलाह है कि ये पंचायतों को अपने क्षेत्र में उसी तरह से कार्य करने की सुविधा, अवसर, अधिकार और फंडिंग होनी चाहिए, जैसे कि राज्य सरकार के पास है। जैसे केंद्र के पास तो मैंने स्वाभाविक रूप से है। इसलिए पंचायत के कानूनों में जहाँ जो केंद्र से जब पंचायत का प्रणाली लागू हुई, तो उसका एक हिस्सा था कि राज्य विधानसभाओं को भी अपने यहाँ कानून बनाना है। बने, उसमें थोड़ा समय लगा। अंततः 1995 में ज़्यादातर राज्यों में सब जगह बन गया, तो लागू भी हो गया है। लेकिन ये मुख्यमंत्रियों ने या अफसरों ने
पंचायत कानूनों को इस तरह से बनवाया है कि उसके नाम मात्र के लिए पंचायतें गठित हुई हैं, उसके सारे अधिकार जिलाधिकारी के पास। जी। राज्य शासन के का जो जिलाधिकारी से लेकर के और वो गांव का जो एसडीएम या वो ग्राम सेवक ग्राम सेवक या जो भी व्यक्ति है उस के पास है। और जो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो वे उनके तंत्र में अगर वो अपने को शरीक नहीं कर लेते तो वो बेमतलब हो गए। ऐसा कई जगहों का मैं जानता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ ही जो चंद्रशेखर प्राण तीसरी सरकार अभियान चलाते हैं, वो अच्छा काम है और धीरे धीरे उन्होंने एक अवेयरनेस पैदा की है लोगों के बीच में भी, सरकार के बीच में भी और सरकारी तंत्र के बीच में भी कि क्या क्या सुधार होना चाहिए। उन्होंने एक मैनुअल बनाया है कई राज्यों का। तो एक राज्य के मैनुअल का संभवतः उत्तर प्रदेश का यहीं पर उसका लोकार्पण हुआ। गिरिराज सिंह उस समय पंचायत मंत्री थे। तो वहाँ मैंने कहा कि ये गिरिराज सिंह के भाषण के बाद मुझे बोलना था। गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम उसे घुमा दें और पंचायतों को ठीक कर दें। तो उनके बाद हमको बोलना था तो मैंने कहा कि गिरिराज जी कह रहे हैं कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, तो इनको जादू की छड़ी चाहिए, तो मैं जादू की छड़ी इनको देना चाहता हूँ। जादू की छड़ी ये है कि पंचायतों को जिलाधिकारियों से मुक्त करा दीजिए और इस बात को वहाँ जो देश भर से पंचायतों में काम करने वाले लोग हैं विभिन्न रूपों में, वो सब आए और उनको ये बात बहुत पसंद आई, खूब ताली बजाया। और अब भारत सरकार के पंचायत सेक्रेटरी से रिटायर हुए सुनील कुमार सिंह ने इसको अपना मिशन बना लिया है। मेरा भी अनुभव यही है कि जिलाधिकारियों से जब तक पंचायतों को मुक्त नहीं कराते तब तक ग्राम पंचायतें या ग्राम स्वराज्य या गांवों का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। तो ये एक स्तर है। दूसरा स्तर है न्याय पंचायतों का। जहाँ न्याय पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं वहाँ पर मुकदमे हाई कोर्ट और जिला अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कम जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ या पूरे शायद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिलाकर 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पड़े हुए हैं। ये केसेस क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि स्थानीय स्तर जो विवाद हल हो सकता है वो भी कोर्ट में जा रहा है। न्याय पंचायतें स्थानीय स्तर के विवाद को बहुत कम कर सकती। एक प्रयास न्याय चौपाल का प्रयास तो गोविंद गोयल ने डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के सुझाव पर एक न्याय चौपाल बनाई और वो दिल्ली के आसपास के इस तरह के स्थानीय झगड़ों को न्याय चौपाल में बैठ करके हल करने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। उसके परिणाम भी अच्छे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश जिसको कि हर दृष्टि से देश का
अगुवाई, देश की अगुवाई करना चाहिए। वहाँ जब आज आदित्यनाथ योगी की सरकार आई तो उसके थोड़े दिन पहले 2016 में किसी ने हाई कोर्ट में एक रिट डाल दी थी कि न्याय पंचायतों के बारे में राज्य सरकार लापरवाह है और न्याय पंचायतों का गठन नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शासन से पूछ लिया। उत्तर प्रदेश शासन में उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोई तिवारी थे जो पंचायत का भी देखते थे। तो अपना उस हाई कोर्ट से पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट को जो जवाब दिया वो तो दिया ही, नई सरकार जो योगी जी की आई थी उस सरकार को गुमराह किया और बिना किसी को कुछ बताए हुए, पुराना इतिहास बताए हुए या जरूरत बताए हुए, उन्होंने एक बिल ड्राफ्ट करवाया और कैबिनेट जो नई बनी थी उस कैबिनेट की पहली बैठक में उसको एजेंडे में डलवाया और वो पारित हो गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वो अनर्थ 2017 में ही कर दिया और इस तरह से कानूनन न्याय पंचायतें जो कि 1900 संभवतः 8-9 से न्याय पंचायतें, अंग्रेजी ज़माने से न्याय पंचायतें उत्तर प्रदेश में चल रही थी। कभी ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ था, लेकिन अस्तित्व में थी, उसको समाप्त कर दिया गया। ये बात मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक में, जिसमें संघ के सरसंघ चालक भी थे, सरकार्यवाह जी भी थे और कुछ बहुत थोड़े लोगों का 40-45 का समूह था। मुझे भी उसमें बुलाया गया था। तो मैंने ये बात वहाँ बहुत ढंग से विस्तार से रखी और मैंने कहा कि ये क्या आप लोगों को पता है और ये तो इस निर्णय को बदलवाया जाना चाहिए, क्योंकि न्याय पंचायतें अगर ठीक से गठित हों और काम करने लगें तो उत्तर प्रदेश में जो मुकदमेबाजी है, घर मुकदमेबाजी है, उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी और ये सुशासन की दिशा में बहुत अच्छा कदम होगा। इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। तो मीटिंग जब समाप्त हुई तो डॉक्टर केशवगोपाल जी खुद चलकर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि एक आप इस बारे में विस्तार से हमको एक नोट दीजिए और हम योगी जी से बात करेंगे। ये बात फरवरी महीने की है। तो मैं नोट बनवा करके कहिए तैयार बैठा था और केशवगोपाल जी को खोज रहा था। मैंने फ़ोन करता था तो वो फ़ोन उनका मिलता नहीं था। एक दिन मालूम हुआ कि वो खुद ही आ रहे हैं यहाँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो मैंने वो उनको कागज़ दे दिया और केशवगोपाल जी ज़रूर कोशिश करेंगे, आदित्यनाथ योगी को समझाएंगे तो वो हो भी जाएगा। लेकिन इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैंने ऐसा सुना है कि बिहार में जो न्याय पंचायतें हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, पंचायत प्रणाली भी वहाँ अच्छा काम कर रही है। सबसे अच्छा पंचायत का कानून आज अगर है कहीं पर तो वो जम्मू कश्मीर में। 2018 में जो 2018 से पहले जो पंचायत का कानून बहुत अच्छे से जहाँ काम कर रहा था वो केरल राज्य था। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पिनराई विजयन जो दोबारा जीत करके आए
केरल में, वह पंचायत के अच्छे कामों के बल पर आए। परंपरा टूटी इस वक्त। मेरी जो जानकारी है। और कर्नाटक में जब रामकृष्ण हेगड़े 1983 में चीफ मिनिस्टर बने, तो सब देश में सबसे पहले गांवों को, पंचायतों को सशक्त करने के लिए कानून बनाने की उन्होंने पहल की थी। और पहल इसलिए की थी क्योंकि रामकृष्ण हेगड़े दिल्ली से वहाँ वो गए थे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। उससे पहले जनता पार्टी, जो टूटी हुई जनता पार्टी थी, उसके वो जनरल सेक्रेटरी थे। और तो दिल्ली में उनका संबंध भी था। रजनी कोठारी, अरुण शौरी, एलसी जैन, ये 3 लोगों के बारे में तो मैं जानता हूँ। एलसी जैन उन लोगों में से हैं जिन्होंने, लक्ष्मीचंद जैन नाम है उनका, अब नहीं है, परंतु गांधी जी के प्रयोगों के वो कायल थे। और पंचायतों के बारे में, सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में बहुत ही वो उत्सुक होकर के और सक्रिय प्रयास करते थे। तो इसलिए उन्होंने, और एलसी जैन रामकृष्ण हेगड़े से उनके गहरे संबंध थे। तो एलसी जैन, रामकृष्ण हेगड़े और अरुण शौरी, ये तीनों का एक ग्रुप काम करता था, जिसकी सलाह पर रामकृष्ण हेगड़े ने वहाँ पंचायत के कानून बनवाया। और मुझे याद है कि समय समय पर, उन दिनों मैं भी कर्नाटक जाता था पत्रकार के रूप में, और कई बार मैं गया तो जो उस समय गांव में अच्छे काम हो रहे थे, वो उस कानून के कारण हो रहे थे, और उसकी चर्चा आम तौर पर थी। दिल्ली में भी कभी कभी जब इसकी बात होती थी कि पंचायत कानून कहाँ का अच्छा है, तो कर्नाटक का नाम सबसे ऊपर होता था। आज 2018 से में जो जम्मू कश्मीर का पंचायत कानून बना, वो देश भर के पंचायत कानूनों में सर्वश्रेष्ठ था। पंचायतों को कलेक्टर से मुक्ति जम्मू कश्मीर दे चुका है। तो पहला राज्य बन चुका है इसका। हाँ, बन चुका है। और उन्होंने यहाँ से उसके लिए अध्यादेश जारी करवाया। और अब जो है वहाँ पंचायत त्रिस्तरीय है, पहले 2 स्तरीय थी। एक तो त्रिस्तरीय है, एक बात। दूसरा, पंचायतों को अधिकार जो 73वें संविधान संशोधन में 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं। मेरी ऐसी जानकारी है, पूरी मैं नहीं कह सकता कि कितना सही है, लेकिन जम्मू कश्मीर शायद पहला राज्य है जिसने 29 में से संभवतः 25 या 26 विषय पंचायतों को दे दिए। और आखिरी बात कि कलेक्टर को जिला पंचायत को भंग करने का जो अधिकार है वो कलेक्टर से ले लिया गया। और लोक शिकायत करनी है तो लोकपाल में शिकायत करें। लोकपाल उपराज्यपाल के पास रिपोर्ट भेजेगा और निर्णय उपराज्यपाल करेगा। यही व्यवस्था दूसरे राज्यों में भी होनी चाहिए कि जिस तरह से
वित्त आयोग है, केंद्र और राज्य के एलोकेशन को निर्धारित करता है, उसी तरह से एक वित्त आयोग जिला और पंचायत के लिए भी वो उसमें प्रावधान किया जाना चाहिए। और राज्य के बजट से वो जिले का बजट निर्धारित करे और जिला पंचायतों को उनका हिस्सा दे, तब जा कर के स्वशासन, स्वराज और सुशासन गाँव में आएगा। और ग्राम स्वराज्य कहिए, जिसको गांधी जी का सपना भी था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने आँख खोलने के बाद उसे भुला दिया, तो वो भी कहना चाहिए कि ये फिर से ग्राम स्वराज्य स्थापित हो सकता है। और गांधी जी ग्राम स्वराज्य के बारे में बहुत ईमानदारी से सोचते थे। उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है इस बारे में, और जो कुछ लिखा है वो उसको 2023 में यानी संशोधित करके, लेकिन उसको लागू करने की जरूरत है।